السلام علیکم. پروگرام تاریخ سان گفتگو میں تہاں جو میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، اساں تواں کے تاریخ کے مختلف پہلوؤں تے ہن پروگرام میں واقفیت ڈینداسیں ऐं कोशिश कंदासीं त उन में जेके बि सब्जेक्ट्स अचनि था उन्हनि सब्जेक्ट्स ते तारीख़ जे मामले जे हिसाब सां ॻाल्हि ॿोल कयूं. अॼु असांजी महिमान शख़्सियत आहे पाकिस्तान जो लेजेंडरी क्रिकेटर, पाकिस्तान जो अॻूणो कप्तान ऐं कोच मुश्ताक मोहम्मद. अस्सलाम वालेकुम. मुश्ताक भाई, वेलकम टू दी शो. बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे स्टूडियोज में आए और ख़ास तौर पे हैदराबाद में आए हैं. मगर हैदराबाद से आपकी हम बातचीत करते रहते हैं तो हैदराबाद से आपका एक ताल्लुक भी रहा है. जब आप इंडिया से माइग्रेट करके आए थे तो आपकी फैमिली हैदराबाद आई थी. पहले क्रिकेट पे तो बात करेंगे ही करेंगे, मगर आप वो जो तजुर्बा है हैदराबाद का. यहाँ मेरे कनेक्शन थे हैदराबाद में. जब मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का होऊंगा, और मेरे बड़े भाई वजीर मोहम्मद साहब की शादी की बात चल रही थी यहाँ हैदराबाद में. तो उस दौरान में हम बहुत आया जाया करते थे, कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, ये वो. तो उनकी बात तय पाई थी. वजीर मोहम्मद जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, उनकी शादी, वो भी क्रिकेट खेलते थे? जी हाँ, उनकी शादी हैदराबाद में या हीराबाद में वो रहा करते थे, तो वहाँ हुई थी. तो उस दौरान में फिर क्योंकि अभी माइग्रेशन के बड़े शुरुआत के दिन थे, सेटलमेंट कहीं हो नहीं रही थी, मेरी अम्मा ने मुझे यहाँ उनके ससुराल के साथ रख दिया कि वो 3-4 महीने उन्होंने रखा. मुझे उन्होंने स्कूल भी भेजा. अब वो स्कूल कौन से इलाके में था ये मैं आपको नहीं बता मगर आप किस इलाके में रहते थे उस जमाने में? हीराबाद में. हीराबाद, ठीक. तो हीराबाद में ही कोई स्कूल वो होगा? उसके करीब ही है. आज वहीं हम रहते थे. तो 2-3 महीने मैं वहाँ जाता रहा. थोड़ी बहुत सिंधी आ भी गई थी मुझे. उस जमाने में सिंधी पढ़ी थी आपने? हाँ, उस जमाने में हाँ पढ़ी थी. एनीवे वो फिर 3-4 महीने बाद जब हम कराची गए, फिर अम्मा ने वापस नहीं भेजा मुझे. फिर उन्होंने वहीं रख लिया. फिर वहाँ की स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हो गई. मेरे छोटे भाई सादिक, हम दोनों को वहाँ के स्कूल में डाल दिया. मुश्ताक भाई, पता है क्या ट्रेजिडी क्या हुई? ट्रेजिडी ये हुई कि जो उस ज़माने में इमिग्रेंट्स आए और यहाँ के सेटल किया पाकिस्तान में, सिंध में ख़ास तौर पे, तो सिंधी ज़बान यहाँ की सरकारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी. और अब तो ड्यूअल है ना, अब तो उर्दू भी है, सिंधी भी है. मगर उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने से में भी सिंधी ऑफिशियल लैंग्वेज थी. अंग्रेज़ों ने भी चेंज नहीं किया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिंधी रखी. और जब आप आए इनिशियली तो सिंधी पढ़ा, सिंधी स्कूल्स थे. वो सूरत हाल अगर कंटिन्यू करती, जो महाजर भाई हमारे आए हिंदुस्तान से, अगर वो सिंधी पढ़ते तो आज कोई फ़र्क नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की पॉलिसी मेकर्स ने इस चीज़ को महसूस नहीं किया. और अगर वो कंटिन्यू करते तो आज वो हम एक ही ज़बान बोलने वाले होते. तो उर्दू को तो कोई खतरा नहीं है. उर्दू तो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है. वो तो हर हालत में बोलनी होती है जब भी आप इंटरेक्ट करते हैं. तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा. अगर वो आप जो बता रहे हैं उस ज़माने में सिंधी पढ़ाई गई तो सिंधी पढ़ते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती. हम सिंधी में बात करते. वो 2-3 महीने जो बचा था, मैं स्कूल जाता था सिंधी में पढ़ाई. उससे मुझे एक फ़ायदा ये हुआ, मैं बोल तो नहीं सकता सिंधी, लेकिन मैं समझ सब लेता हूँ. मेरी मुलाकात हुई थी अल्ताफ भाई से, IMKM के अल्ताफ भाई से लंदन में. तो उनको भी ये था, अब आजकल वो यही कहते हैं कि जी सिंध मेरी धरती है, ज़मीन है. मेरी भी उनसे यही बात थी कि अल्ताफ भाई, आई एम सन ऑफ द सॉइल, यू आर आल्सो सन ऑफ द सॉइल. मगर प्रॉब्लम ये है कि यू डोंट नो नेटिव लैंग्वेज. आपको नेटिव जो वहाँ की ज़बान है वो नहीं आती. ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. मैं उम्मीद करता हूँ अल्ताफ भाई से और MKM की लीडरशिप से कि वो अपने लोगों को अभी से ही सिंधी पढ़ाना शुरू कर दें ताकि आने वाली नस्लों में ये फ़र्क ना हो. देखिए, सिंध में बलोच भी आए, सैयद भी बाहर से आए. अच्छा, वो लोग यहाँ अपनी ज़बान बोलते थे. कोई फ़ारसी बोलते थे, कोई अरबी बोलते थे, कोई बलोची बोलते थे. मगर यहाँ जब आए तो उन्होंने सिंधी सीखी. और अब इंटीरियर में सिंधी, चाहे बलोच हो, चाहे इंडिजिनस सिंधी हो, चाहे सैयद हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनमें ओरिजिनल कौन है, इंडिजिनस कौन है. इंडिजिनस कोई नहीं है. बिल्कुल सही. बहरहाल ये तो एक ऐसी बात थी, चूंकि आप हैदराबाद में रहे हैं और सिंधी भी पढ़ी है तो उसके ताल्लुक में एक बात थी.
मुश्ताक भाई, आपका कैरियर मुनफरद है इस हिसाब से कि आई थिंक प्रोबेबली यू वर द यंगेस्ट, यू आर स्टिल द यंगेस्ट, यू स्टिल होल्ड दैट रिकॉर्ड के नौजवान यंगेस्ट क्रिकेटर एवर प्लेड अ टेस्ट क्रिकेट. एक और साहब हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने 14.5 साल के अंदर ये क्रिकेट पहली मैच खेली थी, हाँ खेली, टेस्ट मैच खेली थी. और मैं 15.5 में खेला, लेकिन जब उन्होंने क्लेम किया कि ही इज द यंगेस्ट क्रिकेटर, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एतराज़ किया कि नहीं, ये उनकी ये जो डेट दे रहे हैं या डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं ये गलत है. उन्होंने अभी तक उसको रिकग्नाइज नहीं तो आपकी रिकॉग्नाइज्ड है कि यू आर जी हाँ, द जी हाँ. यंगेस्ट क्रिकेटर हु प्लेड द टेस्ट क्रिकेट. किया हसन रजा. हसन रजा एट द एज ऑफ He said he's claiming that he is the youngest test cricketer to play for Pakistan, जबकि मैं खुद कोच था उस टीम का जब मैंने इसको खिलाया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट फैसलाबाद में खेले थे. ठीक. तो वहाँ पर इन्होंने अपनी एज बताई कि वो 14.5 है. खैर मैं कौन होता उनको क्वेश्चन करने वाला. मेरा तो एज ए कोच मैंने उनको खिलाया. बहुत अच्छे हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, अब भी हैं, और उनसे उम्मीद आई होप ही कंटिन्यू प्लेइंग क्रिकेट. लेकिन ये एक छोटा सा मसला है कि क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है. हाँ, ये कोई बड़ा मसला नहीं है. यंगेस्ट क्रिकेटर और नहीं, ये कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड. अच्छा, अब आते हैं मुश्ताक भाई कि आप ने क्रिकेट क्यों शुरू की, किससे आप? सही आपको तो पता है मेरा ताल्लुक एक क्रिकेटिंग फैमिली से है. मोहम्मद ब्रदर्स दुनिया भर जानती आपके है. वालिद साहब भी क्रिकेट खेलते थे? नहीं, मेरे वालिद साहब जो छोटी मोटी क्लब क्रिकेट खेला करते थे. वो उनकी मुलाजमत थी, उसके अंदर आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे वो. तो वहाँ जो कुछ क्रिकेट हुई वो खेला करते. लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे वजीर, रईस, हनीफ वगैरह, वो काठियावाड़ जूनागढ़ में खेलते थे, क्योंकि नवाब ऑफ जूनागढ़ जो थे दिलावर खान जी, उनको क्रिकेट का बेहद शौक था और वो क्रिकेट को बहुत. दिलावर खान जी साहब यहाँ गवर्नर भी बने थे ना सिंध के? जी हाँ, जी हाँ, वही उनकी बात कर रहे उन्हीं हैं. की बात. तो उन्होंने बहुत अच्छे उभरते हुए जितने क्रिकेटर्स थे उनके रियासत में जो रहते थे उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उनको इनकरेज किया. और उनकी वजह से मेरे जो जितने भी बड़े भाई हैं, रईस, मोहम्मद, वज़ीर और हनीफ, मैं और सादिक तो बहुत छोटे थे, तो उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हर तरह से. और वहाँ से एक क्रिकेट का शौक़ उनमें पैदा हुआ. और मेरे वालिद साहब हालांकि ख़ुद इतने बड़े क्रिकेटर नहीं थे, लेकिन उनको जानकारी बहुत थी. अखबार बहुत पढ़ा करते थे, काउंटी क्रिकेट के स्कोर बोर्ड देखा करते थे और उनको बताते थे कि आज हटन ने इतने रन किए या ब्रैडमैन ने इतने रन किए या ट्रूमैन ने इतने आउट किए. काउंटी क्रिकेट की सब बातें ये सब. तो उनके लिए बोले आप, और वो ये कहा करते थे कि अगर आप लोगों ने क्रिकेटर बनना है और अगर बने और जब तक आपने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे कोई मैच नहीं खेला तो आपने अपना वक्त ज़ाया किया है. इत्तेफाक से हम सब भाइयों ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे खेले हम. और वहाँ और ये वालिद साहब लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड मुझे आपने भी विजिट करवाया था. इज मक्का ऑफ क्रिकेट. तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे जो कि क्रिकेट के अंदर इतना शौक रखते हैं, क्या वो इस काबिल बनेंगे कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे वो खेलेंगे. तो वो ख्वाहिश हमने उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा ये? नहीं सर, हम जब पार्टीशन हुआ 1947 में तो हम यहाँ आए. 47 के एंड के अंदर हम यहाँ आए और मेरी वालिद साहब का इंतकाल 48 हो गया. I was only about 5 or 6. So he could not see all this. No, he couldn't see that, unfortunately. अच्छा, आप पहली बार जब क्रिकेट टेस्ट खेलते हैं जी तो कहाँ खेलते हैं और किस टीम के खिलाफ खेलते हैं? पहला मेरा टेस्ट मैच जो मेरा डेब्यू हुआ था वो लाहौर के अंदर बाग जीना ग्राउंड, जिसको लॉरेंस गार्डन भी कहते हैं. उस ज़माने में गद्दाफी स्टेडियम था नहीं, तो वहाँ पर था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़. ये 1958 की बात है. अच्छा. 58 की जब उनकी टीम आई थी वहाँ में ये मैं पहले टेस्ट मैच खेला. उसका भी एक छोटा सा ऐसे वाकया है कि जी मैंने थोड़े से रन कर दिए थे. एक मैच 3 दिन का मैच था पेशावर में जहाँ उन्होंने मुझे चांस दिया. मैंने आई स्कोर्ड अबाउट 56 नॉट आउट. ये वो तो खैर वो 3 दिन मैच ख़त्म हो गया. टीमें वापस जा रही थी. कुछ लड़के कराची से खेलने आए थे, हम भी उसमें आए थे. हम
ट्रेन में बैठ के वापस जा रहे थे। तो 10 बजे सुबह वहाँ से पेशावर से हम ट्रेन में बैठे थे, रात को 7:30-8 बजे लाहौर आया। तो जितने हमारे सीनियर क्रिकेटर थे जो लाहौर टेस्ट मैच खेल रहे थे वो सब उतर गए। उसमें से अलीमुद्दीन, वकार हसन, मुना, मोहम्मद मुनाफ, इकराम इलाई और ये जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर थे जिनका नाम था वो सब उतर गए। तो फिर एक ऑर्गेनाइजर आया ट्रेन के अंदर और कहना मुश्ताक कौन है? उन्होंने कहा वो ऊपर की बर्थ पे जो लेटा हुआ है ना वो लड़का है। अच्छा, आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि आपने उतरना है या मैं आपने तो खेलना है? खैर उसने साहब मुझे नीचे उतार लिया ये वो। अब उस जमाने में मुलाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, उसने उतार तो लिया मेरा सामान ये वो सब कुछ, किट बैग, बेडिंग वगैरह सब। अब वो कहने मुझे कहने आप घर जाओ, सुबह आना ग्राउंड। मैं क्या घर जाऊं, कैसे घर जाऊं, मेरा तो घर है ही नहीं, मैं तो कराची में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यहाँ तुम्हारे भाई भी है, वजीर साहब भी है, हनीफ साहब, वो कहाँ रह रहे हैं? तो मैं कहा ये मुझे ये भी नहीं पता है, ये तो मेरा पहला टाइम है, आपने मुझे ट्रेन से उतार लिया और अब मुझे कह रहे हैं घर जाओ। मैं कहाँ जाऊँ, लाहौर में मैं किसी को नहीं जानता। उन्होंने साहब खैर उन्होंने फिर खोज लगाई कि 2 भाई कहाँ ठहरे हैं इसके बड़े भाई। वजीर साहब का पता मिला कि वो कहाँ है। जब वो मुझे उन्होंने वहाँ ले जाके डिलीवर किया कि ये आपका भाई है, इसका नाम 14 के अंदर आया हुआ है, इसको आप संभाल लें। तो वजीर साहब मुझे देख के एकदम, वजीर भाई दंग रह गए ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एनीवे फिर कहानी मुख्तसर उनको बताया गया कि इनका नाम है ये, इनको आप कल प्रैक्टिस पे ले। तो इस तरह मेरी एंट्री हुई और बिल्कुल मेरा ख्वाब ख्याल भी नहीं था। तो इस तरह मैं 14 में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस हुई, वहाँ हम गेंद की और वो बड़े इम्प्रेस हुए मेरे से, फजल महमूद साहब और कुछ सिलेक्टर। अच्छा, ऑलराउंडर थे क्या आप? गेंद भी करते थे और बैटिंग भी करते थे? हाँ मैं लेग ब्रेक करता था। तो नेट में सभी गेंद करते हैं, हाँ हमने भी गेंद की। वहाँ 3-4 लेग स्पिनर और थे, मोहम्मद रमज़ान था, एक SF रहमान था, एक इंतखाब और एक, हम 4 लेग स्पिनर गेंद करते। उस दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरी बॉल और लेंथ और लाइन बड़ी अच्छी जा रही थी नेट के अंदर। तो फजल महमूद साहब ने जितने सीनियर क्रिकेटर थे लाइक वकार, हनीफ की उंगली टूट गई थी। वकार, अलीमुद्दीन और सईद अहमद और ये जितने, उनको पैड कराया कि भाई चारों को खेलो और मुझे बताओ इन चारों में से कौन अच्छा लेग स्पिनर है। तो 1-2 घंटे बॉलिंग करने के बाद उन्होंने सब बताया कि ये लड़का अच्छा है। उन्होंने मेरा नाम लिया सब। तो मैं अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए इस पे हम बाद में जिक्र करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन वठूंदा हिकिड़ो वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्ताक साहब आप बता रहे थे कि 15.5 साल में वो जो फर्स्ट टेस्ट का किस्सा बता तो वो उन्होंने मुझे शामिल कर लिया। फजल महमूद साहब ने कहा कि जी आप टेस्ट मैच खेल लें, ये वो। उनकी नज़र पड़ी मेरे जूतों पे। तो उस ज़माने में तो हम स्कूल स्टूडेंट, आई कांट अफोर्ड क्रिकेट शूज़ एंड थिंग लाइक दिस। तो मैं तो बाटा के शूज़ थे, वो उस ज़माने के जो 10 रुपये या 12 रुपये के जो मिला करते, तो उससे ही मैं खेलता था। तो उन्होंने कहा ये जूते नहीं चलेंगे, आप कल टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपके पास प्रॉपर क्रिकेट शूज़ होने चाहिए, आप कल मुझे दिखाएंगे तभी आपका टीम में ना हो। मैंने जाके भाइयों को कहा कि वही ऐसी बात है, मेरे पास तो सिवाय इन जूतों के कुछ नहीं। तो हनीफ साहब जो कि नहीं खेल रहे थे वो टेस्ट मैच, उनकी उंगली टूट गई थी, तो उन्होंने अपने जूते मुझे दी। अच्छा, लकीली वो साइज एक थी, वरना हाँ वो थोड़े से तंग थे उनके जूते, लेकिन फिर भी वो कप्तान को दिखाने के लिए वो काफी था दिखा दी कि ये जूते आ गए। अब उससे मुझे चला भी ना जाए, कभी मैंने जिंदगी में स्पाइक्स नहीं पहने थे। एंड आई वाज जस्ट स्कूल किड, सो यू नो आई नेवर हैड द एक्सपीरियंस। एनीवे वहाँ से कहानी शुरू हो गई और वो उस टेस्ट मैच में हमने, आई प्लेड एज ए बॉलर। अच्छा, मेरा जो शुमार हुआ था टीम के अंदर, मैं नंबर 7 बैटिंग उन्होंने मुझे कराई और दे प्लेड मी एज ए बॉलर। इस तरह कहते हैं कि इमरान खान भी एज अ बैट्समैन टीम में आया था, उसके बाद वो डेवलप कर गया एज अ बॉलर, ऑलराउंडर। जी हाँ। तो उस टेस्ट मैच में मैंने कोई गेंदें तो इतनी नहीं की,
جب میں گیند کرنے آیا تو ایک طرف گیری سوبرس کھیل رہے تھے اور ایک طرف روہن کنائی, دونوں جائنٹ آف کرکٹر فرام ویسٹ انڈیز, بگ نیم, بگ ریپوٹیشن, اینڈ دیر آئی واز اسکول کڈ ٹرائنگ ٹو بول ایٹ دم. میں نے پہلے ہی گیند اس کو پھینکا گیری سوبرس کو, تو اس نے ایسے ڈرائیو کیا تو ان سائڈ ایج لگی اینڈ بال جو رول کر کے اسٹمپ کے قریب سے گزر گئی. وہ اگر لگ جاتی تو وہ ہسٹری ہو گئی تھی, ہسٹری ہو جاتی. لیکن وہ اینی وے دیٹ واز دی اونلی بال پاسڈ ہز بیٹ. اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت مارا. اچھا اچھا. انہوں نے اتنا مارا کہ میں گیند کرنا بھول گیا. سوبرس. خیر ہاں, سوبرس نے اور کینائی نے 216 رن کیے اس میچ میں. جی ہاں, اور میرا خیال سوبرس نے 75 یا 73 اتنے ایسے کیے. انہوں نے کافی اسکور کر دیا. پھر بیچ میں بارش بھی ہو گئی, اور پھر جب ہماری بیٹنگ آئی تو میں پہلی دفعہ کھیلنے گیا تو ویز ہال گیند کر رہا تھا, اتنی دور سے بھاگتے ہوئے آ رہا, وہ فرسٹ بالر اور تھا. وہ سب پورے گراؤنڈ میں سناٹا ہوتا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے, اتنا بڑا دیو کا دیو. He was 6'4" and big giant of a man, and he's running from the side screen, you know. یہ کیسے کھیلے گا یہ, لیکن اللہ نے عزت دینی تھی جی. میں ٹھیک ٹھاک کھیلا اس کو, اور میں میرا خیال گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹنگ کی. میں نے صرف 14 رن کیے تھے. وہ بآسانی مجھے آؤٹ نہیں کر سکے. تو جب گھنٹہ گزر گیا تو ان کے کپتان جو جیری الیگزینڈر تھے, کہ انہوں نے کہا اس کو باؤنسر دو, گیٹ دا بال ان ہز ہیڈ. تو وہ کہنے لگا بٹ از جسٹ اے کڈ, وائی ڈو یو وانٹ می ٹو بول ہم اے باؤنسر. اس نے کہا نو بٹ از پلئنگ اے ٹیسٹ میچ, دس از ناٹ اے کلب کرکٹ, یو گیو ہم ون, یو نو, گیو ہم اے باؤنسر. یہی سب گفتگو ہو رہی تھی تو نسیم الغنی تھا. میں کہ یہ کیا بول رہے ہیں, دوسرے ہینڈ پہ تھا وہ. ہاں یہ کیا بول رہے ہیں, وہ انگریزی میں بول رہے تھے, میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو فاضل بھائی اس کو تو نے ابھی تک کوئی باؤنس کیوں نہیں کیا, اس کو باؤنس کرو, اس کو آؤٹ کرو. یہ آؤٹ نہیں ہو رہا ہے, 1 گھنٹے سے بیٹنگ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بچے ہو, اگر میں نے باؤنس کیا تم کو لگ جائے گی. تو یہ آرگیومنٹ چلی. ارے میں نے کہا نسیم, ارے میں کہا وہ بال پھینکے تو صحیح, کہ بال پھاڑ دوں گا میں. اتنی میرے میں کانفیڈنس تھی. تو یہ ہمارا پھر باؤنسر ہوا. ہاں باؤنسر ہوئے, لیکن وہ بھی بڑا, ہی واز اے جینٹل مین. جو بال کوئی اوپر سے نکل گیا, کوئی یہاں سے نکل گیا, کوئی پیچھے سے چلا گیا, یہ وہ, بٹ ہی میڈ شیور کہ میرے قریب بال. ہی واز اے جینٹل مین, اینڈ ہی یوزڈ ٹو سے آفٹر بولنگ دیٹ از آر یو سیٹسفائڈ ناؤ. I did bowl him a bouncer, but he had to take him off, کہ he was ineffective then. تو وہ میچ ڈرا ہوئی تھی. Yeah. دوسری اننگز آپ نے کھیلی اس میں. دوسری اننگ ہم نے 4 رن کیے تھے. بارش آ گئی تھی, گیند بڑا ٹرن ہو رہا تھا, گیند اچھل رہا. اس زمانے میں یہ تھا مرائی صاحب کہ آپ وکٹ کور نہیں کر سکتے تھے. تو بارش ہو گئی تو وکٹ بارش خراب ہے, ہو وہ گئی. وکٹ خراب, آپ اس پہ کھیلنا ہے. وہ صرف جو 2 اینڈ ہے, بالنگ اینڈ ہے, انہی کو آپ کور کر سکتے ہیں. جو بیچ کی جو جہاں گیند پڑنا وہاں وہ کور نہیں ہوتا. تو وہ اٹ واز لیفٹ اوپن, یعنی پھر وہ نیچرلی اتنی پانی پڑنے کے بعد وہ گیند اچھل بھی رہا تھا, ٹرن بھی ہو رہا تھا, یہ وہ, تو وہ میچ ہم ہار گئے. لیکن اس میں جو میں نے بیٹنگ کی تھی وہ سلیکٹران کو متاثر کرنے کے لیے یا ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, دیٹ واز انف. And they said, this boy has got a talent and potential to become a good cricketer, we'll keep him. Then they took me to India in 1960. اچھا. جی ہاں, تو یہاں سے یہ شروعات تھوڑی سی ڈرامٹائز تھی, لیکن حقیقت یہی تھی. اس کے بعد 58 کے بعد پھر آپ ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں 60 میں, یا اسی دوران میچز ہوئیں؟ نہیں, 59 میں ایک ٹیم آئی تھی آسٹریلیا کی, جس میں مجھے چانس نہیں دیا گیا. اچھا ٹھیک. میں نہیں کھیلا ان کے اگینسٹ. وہ صرف ایک ٹیسٹ میچ کھیلے تھے کراچی میں, اس میں جو مجھے چانس نہیں ملا. اس کے بعد ہم 1960 میں وہاں گئے انڈیا. اس زمانے میں اتنی کرکٹ ہوتی نہیں تھی. اگر بھولے سے اگر ایک آدھا ٹور ہو جائے یا کوئی ٹیم اوپر سے گزر رہی, ان کو کہ بھائی آپ یہاں ذرا لینڈ کر جائیں پاکستان. اس زمانے میں ون ڈے نہیں تھی, ون ڈے بھی نہیں تھا اس زمانے میں, صرف ٹیسٹ. اونلی 3 ڈے میچز اینڈ 5 ڈے ٹیسٹ میچز. جی ہاں, یہی تھا. اور دیکھیں صاحب, میں 20 سال کھیلا ہوں پاکستان کے لیے, 20 years آئی پلے, اور میں صرف 57 میچ کھیلا ہوں. ٹیسٹ میچز, ون ڈے نہیں کھیلا آپ نے؟ نہیں, ون ڈے صرف میرے 10 تھے ٹورڈ دی اینڈ آف مائی کریئر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مقدار, جو کوانٹٹی تھی
test Number match of की, matches, no, number of matches. was not enough. I was averaging 2.5 टेस्ट मैच per year. पर ईयर, जिसमें आपके 4 या 5 इनिंग आपको मिलती थी. उसके अंदर ना सिर्फ आपने परफॉर्मेंस करनी है, बल्कि उस परफॉर्मेंस को मेंटेन भी रखना है फॉर द नेक्स्ट ईयर कमिंग. और अगर आपको किसी ने बुला लिया टूर वूर पे तो फिर यू आर वेरी लकी. अब इतना आप बताएं 1962 के बाद जब पाकिस्तान इंग्लैंड की टीम यहाँ आई टेड डेक्स्टर के ज़माने में, और यहाँ से फिर हम वापस गए इंग्लैंड खेलने 1962 में. 5 टेस्ट वहाँ खेले हमने. उसके बाद कोई टेस्ट मैच नहीं हुआ टिल 1966. 4 साल तक कोई टेस्ट मैच हुआ ही नहीं. पाकिस्तान में कोई टीम आने के लिए तैयार ही नहीं, टीम आने के लिए तैयार नहीं. लेकिन उस ज़माने में पैसे नहीं थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जब आप कि वो मैचेस होस्ट करें, उसमें इखराजात करें. दे डिडंट हैव मनी, सिंपल एज दैट. तो हम फिर उन टीमों को बुलाते जिनको वो अफोर्ड कर सकते थे. प्राइवेट टीम्स लाइक कॉमनवेल्थ टीम आ गई या वर्ल्ड 11 आ गई या पिकअप साइड्स, यू नो, उनके खिलाफ हमने बड़े रन्स किए, बड़ा परफॉर्मेंस किए, बट दे आर नॉट काउंटेड अनफॉर्चुनेटली. रिकॉर्ड की बात नहीं है. जी, अच्छा, इंडिया की कुछ यादें उस जमाने की, जो चंद मुझे याद है मैं बाद में करूंगा, पहले आप बताएं क्योंकि आपसे बातचीत होती रहती है. तो आपकी कोई ऐसी इनिंग्स या क्रिकेट के हिसाब से कोई ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई यादगार लम्हा? मेरा पहला टूर था. फजल महमूद वाज आवर कैप्टन और उसमें हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स भी थे. महमूद हुसैन, आपके इम्तियाज़ अहमद, हनीफ मोहम्मद, कर्नल शुजा, सईद अहमद वगैरह वगैरह. अच्छा, जब पाकिस्तान में 58 में मैच हुई थी तो आप कितने भाई खेल रहे थे उस वक्त मैच में? 3. 58 जो मेरा डेब्यू था, दो मैं और वजीर भाई सबसे बड़े भाई. हनीफ भाई टेस्ट में थे जरूर मगर वो अनफिट थे. अनफिट, उनकी उंगली टूट गई. मगर वो प्लेइंग तो बना ना कि वो जो तीन भाई टेस्ट मैच में टेस्ट खिलाड़ी थे, ये कह सकते हैं. फिर 60 में कितने भाई थे? 1969 में 69 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में हम 3 भाई एक साथ खेले, एक ही टेस्ट मैच. मैं, हनीफ और सादिक. वो एक रिकॉर्ड है कहते हैं. हाँ, हनीफ साहब का वो आखिरी मैच था और सादिक का पहला था 1969. अच्छा, अब इंडिया में आप बताएं, इंडिया में आपकी वो चूंकि पहली एंट्री थी और पहली मैच थी तो वो कैसा रहा इंडिया में एक्सपीरियंस? वो तो हुआ नेचुरली. मेरे फॉर यंगस्टर लाइक मी 16-17 साल का मैं था. मेरे को तो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि इतनी बड़ी आपको एक मौका मिला है. और वजीर भाई ने ही कुडंट मेक इट टू द टीम, वो सिलेक्ट नहीं हुए थे. तो उन्होंने मुझे एक बल्ला दिया था अपना कि ये मैंने अपने लिए रखा था, लेकिन अब मैं नहीं जा रहा टूर पे तो ये आप ले उससे खेले. इसमें क्या ये बात होती है कि ये बल्ला खुश नसीब है, ये रन्स बनाने वाला बल्ला है? ब्रांड न्यू बैट था. अच्छा, उन्होंने एज ए जेस्चर अपनी तरफ से मुझे, क्योंकि मेरे पास तो इतने कोई अच्छे बल्ले होते नहीं थे, तो वो उन्होंने ख़ास अपने लिए संभाल के रखा था. इंग्लैंड से लाए थे वो और उसको संभाल के रखा था. तो उसने कहा अब मैं तो नहीं खेलूँगा, मुश्ताक इस बच्चे के ये फ्यूचर है तो उसके काम आता है. प्रेजेंटेड मी है बैट. तो उस बैट की ख़ास बात ये थी कि वो एक पहला बैट मुझे मिला, गनन मूर का था ऑटोग्राफ, और वो इंग्लिश बैट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ. उसको मैंने अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज रखा और उसको बड़ी लुक आफ्टर की. उससे बड़े रन किए मैंने, 5 टेस्ट मैच खेला, पूरा टूर उससे इंडिया वाला इस्तेमाल किया. और खुसूसन बातें ये थी उस टूर की कि जी एक तो उस टूर पे जो क्रिकेट हुई ना मुराई साहब, वो बड़ी थर्ड क्लास हुई. अच्छा, उसमें कोई किसी तरह ना हमारी टीम की तरफ से ना उनकी टीम की तरफ से कोई कभी ऐसी कोशिश नहीं हुई दोनों कप्तानों की कि भाई किसी तरह मिलकर कोई रिजल्ट आप लाए सामने. कोई डिक्लेरेशन करता, कोई किसी को चेस करवाता, कोई विकेट ऐसी बनती जिसके अंदर रिजल्ट आने के कोई. एवरीबडी वाज प्लेइंग सेफ गेम. और इंडिया प्लेइंग पाकिस्तान इन इंडिया. इंडिया डोंट वांट टू लूज एंड पाकिस्तान डोंट वांट टू लूज टू इंडिया. वो अना का सवाल बहुत था. स्पोर्ट्स, टू प्रमोट गेम बिटवीन द टू कंट्रीज वाज लैकिंग. वो मैं कहूँगा कि वो मेरा जो टूर था उससे मैं बहुत कुछ सीखा. लेकिन वो नहीं सीखा जो मुझे सीखना चाहिए था, क्योंकि वो चीज़ वो पेश ही नहीं हुई.
جو کہ دونوں کپتان دونوں ٹیم دے وہ بہت نیگیٹیوز اینڈ پورے کے پورے میچ ڈرا